पिछले क्लास में हम लोग कहाँ पर पढ़ रहे थे? कार्बन हो गया था। चलिए दोस्तों, कार्बन हो गया था तो हम लोग नॉन मेटल के अंतर्गत हाइड्रोजन, सिलिकॉन और कार्बन के बारे में पढ़ चुके हैं। आज जो हमारा नया नॉन मेटल है वो है नाइट्रोजन। कार्बन का यौगिक, और वो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, दो पढ़ लीजिएगा खुद से, दिक्कत उसमें नहीं होगा। क्या कार्बन के दो ही कंपाउंड पढ़ना है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो वो छूट गया था क्या? अच्छा, तो उसमें ज्यादा कुछ नहीं, आप लोग पढ़ लीजिएगा। क्या आते हैं नाइट्रोजन पर, ठीक है, नई शुरुआत करते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड को हम डिस्कस नहीं किए थे। ए बाबू मोबाइल रख दीजिए, हो क्या नहीं, ठीक है, मोबाइल रख। तो नया नॉन मेटल नाइट्रोजन की शुरुआत करते हैं, ठीक है। बाकी कार्बन के बारे में सब कुछ तो जान ही गए थे। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में बचा था, तो उसको आप खुद से पढ़िएगा, हमको नहीं लगता कि दिक्कत होगा। हम नाइट्रोजन की शुरुआत कर देते, ठीक है। नाइट्रोजन, इतनी समझ तो आपको होगा ही कि नाइट्रोजन सामान्य ताप एवं दाब पर गैसीय अवस्था में मौजूद है। गैसीय अवस्था में मौजूद है, इसमें तो कहने का कोई दिक्कत है ही नहीं। और यह नाइट्रोजन डायटोमिक होता है। क्या होता है? डायटोमिक, यानी नाइट्रोजन के एक अणु का निर्माण नाइट्रोजन के दो परमाणुओं से मिलकर होता है। तो नाइट्रोजन सामान्य ताप एवं दाब पर गैसीय अवस्था में है और यह एक डायटोमिक है। हाइड्रोजन भी डायटोमिक था, सिलिकॉन मोनोएटोमिक था, एक परमाणुक था, कार्बन को भी एक परमाणुक माना गया है, और हमारा नाइट्रोजन द्विपरमाणुक है, यानी डायटोमिक। क्लियर? हाइड्रोजन कितना एटोमिक था? डायटोमिक। हाइड्रोजन भी द्विपरमाणुक था। सिलिकॉन और कार्बन को एक परमाणुक माना गया है, सिलिकॉन और कार्बन को एक परमाणु माना गया है। थोड़ा कमेंट सेक्शन को ठीक कर दीजिएगा, एक परमाणुक माना गया है। नाइट्रोजन आपका द्विपरमाणुक है। क्या है? द्विपरमाणु। क्लियर हो गया? आइए अब नाइट्रोजन के बारे में एक एक चीज समझने की हम प्रयास करते हैं। बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम नाइट्रोजन का समझेंगे क्या? क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन के अंतर्गत हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि यह आवर्त सारणी में कहां पर स्थित है, ठीक है। क्लासिफिकेशन के अंतर्गत हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि कोई तत्व आवर्त सारणी में कहां पर स्थित है। तो अगर हम नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन का जो परमाणु संख्या होता है वो कितना होता है? 7। परमाणु संख्या को Z में इंडिकेट किया जाता है, और इसका जो परमाणु द्रव्यमान है, परमाणु द्रव्यमान है, वो कितना होता है? तो नाइट्रोजन का परमाणु संख्या 7 होता है और परमाणु द्रव्यमान 14 होता है। और अगर नाइट्रोजन का परमाणु संख्या 7 है तो निश्चित तौर पर इसमें इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 7। जितना परमाणु संख्या उतना ही प्रोटॉन, जितना प्रोटॉन उतना ही इलेक्ट्रॉन। और अगर नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे हम तो 1s2 2s2 2p 2p3।
2p3, यानी कि प्रथम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरा कक्षा में 3 2 5 इलेक्ट्रॉन। प्रथम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, अंतिम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर भी हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर ही हम क्या समझ लेंगे, क्लासिफिकेशन। अब ध्यान दीजिए कि इसका आवर्त क्या होगा, 2। एक तत्व के परमाणु में जितने सेल होते हैं, जितने कक्षा होते हैं, उतना ही उसका क्या होता है, आवर्त होता है। नाइट्रोजन में 2 कक्षा है, पहला कक्षा दूसरा कक्षा। तो 2 कक्षा नाइट्रोजन के परमाणु में है, इसलिए नाइट्रोजन का आवर्त संख्या, एक तत्व के परमाणु में जितने कक्षा होते हैं उतना ही उसका आवर्त होता है। अब नाइट्रोजन का अंतिम इलेक्ट्रॉन किस सब सेल में जा रहा है, किस सब सेल में, तो इसका ब्लॉक क्या हो जाएगा, पी ब्लॉक का हो जाएगा। अंतिम इलेक्ट्रॉन अगर एस सब सेल में जाता है तो एस ब्लॉक, अंतिम इलेक्ट्रॉन पी सब सेल में जाता है तो पी ब्लॉक। लेकिन डी और एफ ब्लॉक के लिए अलग नियम है, ठीक है ना। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन एस में जाता तो एस ब्लॉक, अंतिम इलेक्ट्रॉन पी में जाता है तो पी ब्लॉक। तो नाइट्रोजन का ब्लॉक क्या है, पी ब्लॉक है। वैसे भी नॉन मेटल किस ब्लॉक में है, पी ब्लॉक में है। पी ब्लॉक में कुछ ही मेटल है, अधिकांश पी ब्लॉक में नॉन मेटल है। अधातुओं का ब्लॉक पी ही है, सबके सब अधातु किस ब्लॉक में है, पी ब्लॉक में ही मौजूद है। और अगर नाइट्रोजन पी ब्लॉक में है तो इसका वर्ग निकल जाएगा। अब पी ब्लॉक का वर्ग बराबर 10 प्लस वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या। अगर कोई तत्व पी ब्लॉक का है तो उसका वर्ग में हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन में किसको जोड़ देते हैं, 10। तो वर्ग संख्या कितना, 15। तो नाइट्रोजन का आवर्त 2 हो गया, नाइट्रोजन का ब्लॉक पी हो गया, नाइट्रोजन का वर्ग 15 हो गया। और ये सारी जानकारी हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर निकाले हैं। तो आधुनिक आवर्त सारणी में नाइट्रोजन आवर्त 2 वर्ग 15 का सदस्य है। नाइट्रोजन नॉन मेटल है तो निश्चित तौर पर यह किस ब्लॉक का है, पी ब्लॉक का। क्लियर हो गया। नाइट्रोजन में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 5 है। अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं, अशेष जो बच गया इलेक्ट्रॉन। तो नाइट्रोजन में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 5, नाइट्रोजन में कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या 2। नाइट्रोजन किस आवर्त में है, एक तत्व के परमाणु में जितने सेल होते हैं उतना ही उसका आवर्त होता है। अंतिम इलेक्ट्रॉन पी में जाएगा तो निश्चित वह किस ब्लॉक का होगा, पी ब्लॉक का होगा। अधातु को किस ब्लॉक में रखा गया है, पी ब्लॉक में। अब पी ब्लॉक का तत्व किस वर्ग में है, तो पी ब्लॉक के तत्व का वर्ग निकालने के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कितना जोड़ देंगे। तो नाइट्रोजन किस वर्ग का है, नाइट्रोजन किस वर्ग का है, 15 वर्ग का। क्लियर, समझ गए नाइट्रोजन के क्लासिफिकेशन। अब आइए दोस्तों, हम समझते हैं नाइट्रोजन की उपलब्धता की बात करते हैं। नाइट्रोजन की उपस्थिति, नाइट्रोजन की उपस्थिति तो पृथ्वी के विशाल पर्यावरण में नाइट्रोजन मुक्त अवस्था में भी पाए जाते हैं और संयुक्त अवस्था में भी पाए जाते हैं। क्लियर। इस पृथ्वी के विशाल पर्यावरण में नाइट्रोजन मुक्त अवस्था में भी पाए जाते हैं और नाइट्रोजन संयुक्त अवस्था में भी पाए जाते हैं। दोनों अवस्थाओं में मौजूद है।
अगर मुक्त अवस्था की बात करें तो मुक्त अवस्था में यह कहां मौजूद है? वायुमंडल का 78% केवल क्या है? नाइट्रोजन। और अगर संयुक्त अवस्था में देखिए तो पृथ्वी के भूपर पट्टी पर कई प्रकार के नाइट्रेट खनिज उपलब्ध है। नाइट्रेट खनिज उपलब्ध है, जैसे सोडियम नाइट्रेट, जैसे पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है, सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है ना। तो जितने भी नाइट्रेट खनिज है उसमें क्या मौजूद है? और नाइट्रेट खनिज में अगर नाइट्रोजन मौजूद है तो किस अवस्था में मौजूद है? तो इस पृथ्वी के विशाल पर्यावरण में नाइट्रोजन देखे तो संयुक्त अवस्था में बहुत कम है। अधिकांश नाइट्रोजन किस अवस्था में मौजूद है? मुक्त अवस्था में मौजूद है। और मुक्त अवस्था में भी ये नाइट्रोजन इस पर्यावरण के एक महत्वपूर्ण हिस्सा वायुमंडल में मौजूद है। वायुमंडल का 78% हिस्सा केवल किससे बना हुआ है? नाइट्रोजन से बना है। तो पृथ्वी के पर्यावरण में नाइट्रोजन संयुक्त अवस्था में बहुत कम है। अधिकांश नाइट्रोजन किस अवस्था में मौजूद है? मुक्त अवस्था में भी यह नाइट्रोजन कहां पर मौजूद है? वायुमंडल में सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन है? नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा कितनी है? 78%। कोई कमी नहीं है नाइट्रोजन। हम लोग नाइट्रोजन के समुद्र में तैर रहे हैं, नाइट्रोजन ही नाइट्रोजन। लेकिन अधिकांश नाइट्रोजन मुक्त अवस्था में है। संयुक्त अवस्था में केवल आपको यह नाइट्रोजन कहां मिलेगा? नाइट्रेट खनिज में। पृथ्वी के भूपर पट्टी पर कुछ नाइट्रेट खनिज है, निश्चित तौर पर नाइट्रेट खनिज है तो उसमें नाइट्रोजन की भी उपलब्धता है। क्लियर हो गया? तो नाइट्रोजन की कोई कमी नहीं है। हाइड्रोजन बेचारा वायुमंडल में था ही नहीं, इतना हल्का था कि भाग गया अंतरिक्ष। सिलिकॉन पर आए तो सिलिकॉन बहुत ज्यादा था, लेकिन किस अवस्था में? मुक्त अवस्था में सिलिकॉन था कहीं नहीं। कार्बन पर आए तो उसकी भी उपलब्धता बहुत थी, लेकिन अपर रूप के रूप में, एलोट्रोप्स के रूप में। लेकिन अभी आप नाइट्रोजन पर हैं, नाइट्रोजन की कोई कमी नहीं है। नाइट्रोजन ही नाइट्रोजन, लेते जाइए नाइट्रोजन। कितना लीजिएगा नाइट्रोजन? ठीक है ना। तो उपलब्धता नाइट्रोजन की बहुत ज्यादा है, वो भी मुक्त अवस्था। अब कहिएगा इतना अधिक नाइट्रोजन है तो ये ईंधन के रूप में कम नहीं आएगा? ईंधन के रूप में कम आता तो क्या जरूरी एलपीजी भराने का? डायरेक्ट हवा का पाइप लगाते और चूल्हा धधकाते हैं। तो आपको बता दे कि इतना नाइट्रोजन है, लेकिन फिर भी इसका ईंधन के रूप में इस्तेमाल नहीं हो सकता है। कहिएगा क्यों? तो उस पर भी हम आएंगे। लेकिन फिलहाल अगर आपका ध्यान भटक रहा है कि नाइट्रोजन ही नाइट्रोजन है और सिलेंडर में भरकर अब चूल्हा धधकाएंगे, तो इस नाइट्रोजन का इस्तेमाल ईंधन के रूप में नहीं हो सकता है। उपलब्धता या उपस्थिति में कोई दिक्कत नहीं ना। अगला टर्म पर आए, एक एक नाइट्रोजन का परत दर परत खोल देंगे। तीसरा, बनाने का तरीका। ठीक है, अगला टर्म समझना है। नाइट्रोजन बनाने का तरीका, कैसे नाइट्रोजन को तैयार करेंगे। अब आप कहिएगा तैयार करने का क्या जरूरी है, हवा में इतना नाइट्रोजन है, तैयार कैसे करेंगे? तैयार करना पड़ेगा। हाँ हाँ ठीक है। और नाइट्रोजन क्या हुआ? तो मतलब नाइट्रोजन बनाने के क्या तरीके हैं?
तो आपको ध्यान जाएगा कि इतना अधिक नाइट्रोजन है तो बनाने क्या तरीका है, हवा से छांट लेंगे। ठीक है, हंसते का छांटना संभव है, कैसे छांटेंगे वो हम भी बताएंगे। लेकिन आप तो जानते हैं कि प्रयोगशाला में हर कुछ बनाना पड़ता है, और बनाने के भी दो तरीके को हम देखेंगे, एक प्रयोगशाला विधि और दूसरा औद्योगिक विधि। तो हम पहले नाइट्रोजन गैस बनाने के प्रयोगशाला विधि को समझने का प्रयास करेंगे। नाइट्रोजन गैस बनाने के प्रयोगशाला विधि। तो नाइट्रोजन गैस को प्रयोगशाला में लैब में कैसे तैयार किया जाता है, तो लैब में तैयार करने के लिए अमोनियम क्लोराइड और सोडियम नाइट्राइट, सोडियम नाइट्राइट, ध्यान रखिएगा, सोडियम का एक कंपाउंड है सोडियम नाइट्रेट, NaNO3 को नाइट्रेट पढ़ते हैं और NaNO2 को, हाँ, तो आप भूल चूक नहीं कर लीजिएगा, ठीक है। यह है सोडियम नाइट्रेट और यह है सोडियम नाइट्राइट। NaNO3 को सोडियम नाइट्रेट पढ़ते हैं और NaNO2 को सोडियम नाइट्राइट पढ़ते हैं, सोडियम नाइट्राइट पढ़ते हैं। तो प्रयोगशाला में नाइट्रोजन गैस तैयार करने के लिए अमोनियम क्लोराइड और सोडियम नाइट्राइट के बीच रिएक्शन करवाया जाता है। इसके बीच रिएक्शन होने पर अमोनियम नाइट्राइट बनता है और सोडियम क्लोराइड बनता है। दूसरा स्टेप में ये जो अमोनियम नाइट्राइट बना, ये अमोनियम नाइट्राइट बनेगा, ये थोड़ा सा गर्म होगा तो आपको नाइट्रोजन गैस देगा और देगा H2O, ठीक है, तो दीजिएगा, यहां तो बैलेंस हो जाएगा। तो प्रयोगशाला में नाइट्रोजन गैस बनकर तैयार हो गया है दोस्तों, प्रयोगशाला में नाइट्रोजन गैस बनकर तैयार हो गया है, हो गया कि नहीं हो गया। तो प्रयोगशाला में नाइट्रोजन गैस तैयार करने के लिए अमोनियम क्लोराइड और सोडियम नाइट्राइट लिया जाता है। अमोनियम क्लोराइड और सोडियम नाइट्राइट के बीच अभिक्रिया 2 स्टेप में संपन्न होती है और अंततः क्या बनकर तैयार होता है, नाइट्रोजन बनकर तैयार होता है। परीक्षा में यह पूछ सकता है कि अमोनियम क्लोराइड के विलयन में सोडियम नाइट्राइट गिराने पर एक गैस निकलता है, वह कौन होगा, नाइट्रोजन। अमोनियम क्लोराइड के विलयन में सोडियम नाइट्राइट गिराने पर जो गैस निकलता है वो गैस कौन है, यह है नाइट्रोजन गैस बनाने की प्रयोगशाला विधि। लेकिन नाइट्रोजन गैस बनाने की इस प्रयोगशाला विधि में जो आपका ये नाइट्रोजन बना है ये पूरी तरह से शुद्ध है, ये लगभग आपका 80 से 90% ही शुद्ध है। इसमें कुछ अशुद्धियां मिली हुई है, कुछ और कंपोनेंट इसमें मिला हुआ रहता है। अब आप कहिएगा कि हमको चाहिए 100% शुद्ध नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन बनाने की प्रयोगशाला विधि समझ गए, रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं सारा, ठीक है, रिएक्शन बैलेंस है, क्लियर हो गया। और हम क्या देखें, हम अभी क्या समझे आप कि नाइट्रोजन बनाने की जो यह प्रयोगशाला विधि है, इस विधि में जो नाइट्रोजन बनकर तैयार हो रहा है वह नाइट्रोजन पूरी तरह से शुद्ध नहीं है। अब आप कहिएगा कि हमको चाहिए पूरा शुद्ध, जरा सा भी अशुद्धियां हमें बर्दाश्त नहीं है, पूरा शुद्ध नाइट्रोजन चाहिए। तो आइए दोस्तों अब ये समझते हैं कि पूरा शुद्ध नाइट्रोजन कैसे बनेगा। आइए, पूरा शुद्ध नाइट्रोजन बनाने के लिए, पूरा शुद्ध नाइट्रोजन बनाने के लिए आपको लाना पड़ेगा NaN3 सॉरी, अब BaN3 होल 2। अब कहिएगा ये कौन सा कंपाउंड है, हम तो आज तक नाम नहीं सुने हैं, तो इसका मतलब आप झूठ बोल रहे हैं। यह है सोडियम एजाइट, यह सोडियम एजाइट और यह है बेरियम एजाइट। यह है आपका क्या दोस्तों, इसको पढ़ते हैं
सोडियम एजाइड, सोडियम एजाइड, और ये है आपका क्या, बेरियम एजाइड, बेरियम एजाइड। Na-N3 को सोडियम एजाइड कहते हैं, BaNa3 को बेरियम एजाइड कहते हैं। क्लियर। अब आप अगर सोडियम एजाइड या बेरियम एजाइड ले आए हैं तो आप इसे रखिएगा कहां पर, निर्वात में, वैक्यूम में, और निर्वात में रहकर इसको क्या करिएगा, गर्म। गर्म जैसे ही करिएगा सोडियम और नाइट्रोजन और इसमें बेरियम और नाइट्रोजन आपका बनके रेडी है। और इस तरह जो नाइट्रोजन बन रहा है, सोडियम एजाइड या बेरियम एजाइड को निर्वात में गर्म करके जो हम नाइट्रोजन गैस तैयार किए हैं, ये नाइट्रोजन गैस पूरी तरह से 100% शुद्ध है, इसमें कोई अशुद्धि नहीं मिली हुई है। बैलेंस करिएगा तो 3 दूनी 6, 2 तिया 6, 2, 3 दूनी 6। क्लियर। तो प्रयोगशाला विधि नाइट्रोजन बनाने का समझ गए, लेकिन प्रयोगशाला में एकदम 100% शुद्ध नाइट्रोजन चाहिए, तो हम किसको गर्म करेंगे, सोडियम एजाइड को या बेरियम, वो भी कहां पर गर्म करेंगे, निर्वात में। फिर आबा में गर्म कर देंगे तो अशुद्धि रह जाएगी। क्लियर हो गया। तो दोस्तों, सोडियम एजाइड को निर्वात में गर्म करने पर कौन गैस बनता है, नाइट्रोजन। बेरियम एजाइड को निर्वात में गर्म करने पर कौन गैस बनता है, नाइट्रोजन। या आपको कोई भी एजाइड के बारे में पूछ दे कि कोई भी एजाइड दे दे, मैग्नीशियम एजाइड, एल्युमिनियम एजाइड, कोई भी एजाइड दे दे, उसको गर्म करेंगे तो कौन सा गैस निकलेगा, नाइट्रोजन गैस। कोई भी एजाइड कंपाउंड को, कोई भी एजाइड कंपाउंड को अगर हम गर्म करेंगे तो कौन सा गैस निकलेगा। बस यही अंतर है कि निर्वात में गर्म करेंगे तो बिल्कुल शुद्ध नाइट्रोजन की प्राप्ति होगी, बिल्कुल शुद्ध नाइट्रोजन की प्राप्ति होगी। क्लियर हो गया। अब कहिएगा कि दोनों विधि पसंद नहीं आया, कुछ स्पेशल तरीका नाइट्रोजन बनाने का हमें चाहिए जिसमें विस्फोट हो। ठीक है। तो आइए दोस्तों, नाइट्रोजन बनाने की एक ऐसी तरीका की हम बात कर रहे हैं जहां अगर थोड़ी सी असावधानी आप बरतिएगा तो विस्फोट हो जाएगा, और घर में लिंटर नहीं है तो वो भी ध्वस्त हो जाएगा। समझे कि न समझे। आइए दोस्तों, नाइट्रोजन गैस बनाने की एक ऐसी विधि की हम बात करेंगे जहां पर विस्फोट करने की संभावना बनी रहती है। तो आइए हम एक और विधि से नाइट्रोजन गैस बना रहे हैं। एक और विधि से नाइट्रोजन गैस बनाने के लिए चाहिए अमोनिया। अमोनिया में हम डाल दिए क्या, क्लोरीन। अमोनिया में क्लोरीन डालने पर नाइट्रोजन गैस बनते हैं और HCl, क्लियर, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। बैलेंस करिएगा 2 नाइट्रोजन तो 2 नाइट्रोजन, 3 दूनी 6 हाइड्रोजन तो 6 हाइड्रोजन। 6 हाइड्रोजन के लिए क्लोरीन भी 6 हो गया, 3 क्लोरीन। तो अमोनिया में क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर कौन सा गैस बनता है, नाइट्रोजन गैस बनता है। अमोनिया के जलीय विलयन में क्लोरीन गैस को प्रवाहित करने पर कौन सा गैस बनेगा, नाइट्रोजन गैस बनेगा। लेकिन यह रिएक्शन जो आप देख रहे हैं, यह रिएक्शन इतना पर ही नहीं रुकता है। यह रिएक्शन में जो HCl बना है ये थमता नहीं है, ये फिर से रिएक्शन करता है किससे, किससे, अमोनिया से। फिर से रिएक्शन करता है किससे, अमोनिया से। यानी कि ये जो 6 HCl बना है ये रुकता नहीं है, थमता नहीं है, ये पुनः किससे अभिक्रिया करता है, अमोनिया से, और अभिक्रिया करके बनाता है NH4Cl। क्लियर। HCl 6 है, दोनों जगह 6 लगाइए।
तो ये जो है नाइट्रोजन गैस, ये भी नाइट्रोजन गैस बनाने की विधि है। अमोनिया के जलीय विलयन में क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर कौन गैस बना? लेकिन अमोनिया के जलीय विलयन में क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर जो नाइट्रोजन आप बनाइएगा, तो इसमें जो HCl बनेगा, ये HCl फिर किससे अभिक्रिया करेगा? अमोनिया से अभिक्रिया करके अमोनियम क्लोराइड। अब इस रिएक्शन को अगर आप एक रिएक्शन में तब्दील करना चाहते हैं, केवल एक रिएक्शन में, तो अमोनिया छोड़ दो 8 हो गया, क्लोरीन कितना हो गया? 3 हो गया, HCl कितना हो गया? 6 हो गया, नाइट्रोजन कितना बन रहा है? 1 अणु और NH4Cl। ये एक रिएक्शन में हो गया, यानी कि रिएक्शन 2 स्टेप में संपन्न होता है। अब 2 स्टेप को एक स्टेप बनाएंगे तो ये रिएक्शन कुछ इस तरह से होगा। अब अगर इस तरह से आप नाइट्रोजन बना रहे हैं, यानी अमोनिया में क्लोरीन गैस प्रवाहित करके अगर आप नाइट्रोजन गैस बना रहे हैं, तो इसमें सावधानी क्या बरतनी है? इसमें सावधानी यह बरतनी है कि अमोनिया की मात्रा बहुत ज्यादा होनी चाहिए, और अगर अमोनिया की मात्रा बहुत ज्यादा नहीं रहा, तो यहां पर नाइट्रोजन देख रहे हैं ना, यहां पर नाइट्रोजन के जगह पर बन जाएगा नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड। नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड आपका क्या है? विस्फोटक। तो इस तरह से अगर हम नाइट्रोजन को तैयार कर रहे हैं दोस्तों, तो यानी कि अमोनिया और क्लोरीन के साथ हम नाइट्रोजन गैस तैयार कर रहे हैं, तो हमें सावधानी यह बरतनी पड़ेगी कि अमोनिया की मात्रा बहुत ज्यादा रखना पड़ेगा। और अमोनिया की ज्यादा मात्रा इसलिए रखना पड़ेगा क्योंकि HCl जो है, जो प्रोडक्ट शुरुआती अवस्था में बनते हैं, वो एक बार फिर अभिक्रिया करते किससे? अमोनिया से। ऐसी स्थिति में अमोनिया ज्यादा नहीं रहेगा, तो ये HCl जो है नाइट्रोजन बनने की सिलसिला को बिगाड़ देगा, और इसके जगह बनकर तैयार होगा क्या? NaCl3, यानी नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड। और नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड एक प्रकार का विस्फोटक कंपाउंड है, विस्फोट कर जाएगा। तो अमोनिया के जलीय विलयन में क्लोरीन प्रवाहित करने पर कौन सा गैस बनता है? अमोनिया के जलीय विलयन में क्लोरीन प्रवाहित कर नाइट्रोजन बनाने के लिए सावधानी क्या बरतनी पड़ेगी? कि अमोनिया की मात्रा बहुत, अगर अमोनिया की मात्रा कम होगी तो नाइट्रोजन की जगह क्या बन जाएगा? नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड एक कैसा कंपाउंड है? और ध्यान रखिएगा, नाइट्रोजन का कोई कंपाउंड विस्फोटक नहीं है, सिवाय किसको छोड़ के? नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड। यानी नाइट्रोजन क्लोरीन के साथ जब भिड़ता है तभी वो एक विस्फोटक यौगिक बनाता है, नहीं तो नाइट्रोजन का कोई भी कंपाउंड विस्फोटक नहीं है। नाइट्रोजन का कोई भी कंपाउंड विस्फोटक, तो कई तरह से नाइट्रोजन गैस बन करके तैयार है। और तैयार करिएगा, इतना में ही परीक्षा इधर से उधर हो जाएगा। क्या हाल फिलहाल में एनडीए का एग्जाम हुआ, ठीक है? एनडीए का एग्जाम के दुनिया में एनडीए का अलग ही जलवा है, ठीक है? क्वेश्चन पूछता है और यकीन मानिए सारा क्वेश्चन नोट से, सारा। अब एनडीए का परीक्षा आप जानते हैं संघ लोक सेवा आयोग लेती है, तो 2-4 क्वेश्चन तो किसी से नहीं बनता है, हमसे भी नहीं बनता है, तो 2-4 क्वेश्चन को छोड़कर सारा क्वेश्चन नोट से। विद्यार्थी कहीं ढेर सारे स्टूडेंट मैसेज किए कि सर क्या, तो जलवा ही जलवा कायम कर दिए। हल्ला नहीं। तो हमसे कई लोग पूछते हैं कि आप रेलवे को पढ़ाते कि नहीं? कल की रेलवे को जो भी पढ़ना है सब एक साथ लेकर चलते हम। नाइट्रोजन बनाने हैं, 3 विधि से नाइट्रोजन बनकर तैयार है क्या? और तीनों विधि पूछा हुआ इसलिए हम जिक्र कर रहे हैं। अब क्वेश्चन देखिएगा नोट में,
तो क्लियर है, नाइट्रोजन बनकर तैयार है। एक बार पुनः समझ लीजिए, अमोनियम क्लोराइड के विलयन में सोडियम नाइट्राइड को डालने पर कौन सा गैस तैयार होगा? अगर हमें विशुद्ध नाइट्रोजन गैस प्राप्त करना है तो इसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं? क्लियर? या आप ये भी याद रखिएगा, एजाइड कंपाउंड को निर्वात में गर्म करने पर कौन सा गैस? नाइट्रोजन गैस। ठीक है। अमोनिया के जलीय विलयन में क्लोरीन प्रवाहित करने पर कौन सा गैस? नाइट्रोजन का गैस। अब हम बात करेंगे नाइट्रोजन बनाने की व्यापारिक या औद्योगिक विधि के। व्यापारिक या औद्योगिक, अभी जो विधि हम पढ़ रहे थे वो सिर्फ लैब के अंदर ही है, लेकिन व्यापारिक स्तर पर, औद्योगिक स्तर पर या कॉमर्शियल लेवल पर नाइट्रोजन कैसे बनाया जाता है। अब आप कहिएगा कॉमर्शियल लेवल पर नाइट्रोजन बनाने की क्या जरूरत है, इसका क्या उपयोग होता है? क्योंकि हम आपको बोल ही दिए कि ईंधन के तौर पर इसका इस्तेमाल होता, तो फिर इसका क्या उपयोग होता है, तो हम उपयोग पर भी आएंगे। लेकिन उससे पहले आप ये समझ लीजिए कि व्यापारिक या औद्योगिक स्तर पर नाइट्रोजन गैस तैयारी करने के लिए वायु यानी हवा का क्या किया जाता है? परभाजी आसवन। हवा का क्या किया जाता है? और हवा का परभाजी आसवन करके न सिर्फ नाइट्रोजन बल्कि और क्या बनाया जाता है? आप जानते हैं कि एक ही मिश्रण में कई सारे कंपोनेंट हो, एक मिश्रण में कई सारे कंपोनेंट हो जिसमें बॉइलिंग पॉइंट सबका कम कम हो, तो उसे कैसे अलग करते हैं? तो परभाजी आसवन एक ऐसी विधि है जिसमें मिश्रण के कंपोनेंट को अलग अलग कर लिया जाता है, और हवा भी एक प्रकार का क्या है? मिश्रण है। तो हवा का परभाजी आसवन करेंगे तो 78% क्या बनेगा? 21%, 99% खलास। क्लियर? तो औद्योगिक या व्यापारिक स्तर पर नाइट्रोजन गैस का निर्माण हवा से किया जाता है, क्योंकि हवा की कोई कमी नहीं है और इसमें नाइट्रोजन भरपूर मात्रा में है। अब आप कहिएगा कि सारा हवा का नाइट्रोजन निकाल लेंगे तो फिर ना हवा में क्या बचेगा? उसका टेंशन नहीं लीजिए, ठीक है ना। हवा अथाह है, अथाह। कितना भी नाइट्रोजन निकाल लीजिए कम नहीं होने वाला नहीं है, क्योंकि नाइट्रोजन चक्र लगातार चलते रहते, नाइट्रोजन चक्र लगातार चलते रहते। तो नाइट्रोजन बन के रेडी है कि नहीं रेडी है? कोई दिक्कत नहीं ना है। तो नाइट्रोजन के क्लासिफिकेशन समझ गए, नाइट्रोजन की उपलब्धता समझ गए, नाइट्रोजन बनाने के विधि को भी आप समझ गए। और हम यहां पर दो प्रकार के विधियों का जिक्र किए, एक प्रयोगशाला विधि और दूसरा औद्योगिक विधि। एक प्रयोगशाला विधि और दूसरा औद्योगिक विधि। क्लियर हो गया? अब हम नाइट्रोजन के अगले गुणों पर आते हैं। नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन यह आपका रंगहीन गैस है, गंधहीन गैस है, स्वादहीन गैस है और उदासीन गैस है, उदासीन गैस है, ठीक है ना। और यह जल में बहुत ही कम विलेय है, जल में बहुत ही कम विलेय है। और ऐसा सिर्फ नाइट्रोजन की बात नहीं है, लगभग जितने भी गैस हैं वो जल में प्रायः घुलते। गैसों को जल में घुलाने के लिए उस पर बहुत अधिक दाब डालना पड़ता है, बहुत अधिक दाब डालना पड़ता है। क्लियर हो गया? तो नाइट्रोजन गैस जो है वह कलरलेस होता है, रंगहीन होता है। नाइट्रोजन गैस गंधहीन होता है,
नाइट्रोजन गैस स्वादहीन होता है। नाइट्रोजन गैस उदासीन गैस है, यानी कि यह न तो अम्लीय प्रकृति के होते हैं न ही क्षारीय प्रकृति के होते। नाइट्रोजन एक उदासीन गैस है और इस गैस को आप अगर जल में घुलाइएगा तो न के बराबर घुलेगा। बहुत कम मात्रा में ही यह जल में घुलता है, बहुत कम मात्रा में ही यह जल में घुलता है। और ऐसा नाइट्रोजन गैस के बाद साथ नहीं है, ऐसा हाइड्रोजन गैस के भी साथ था, ऐसा ऑक्सीजन गैस के भी साथ है, ऐसा अन्य गैस फ्लोरीन क्लोरीन के भी साथ है कि वे जल में घुलते नहीं है। गैसों की प्रकृति ही ये होती है कि वे जल में बहुत अधिक दाब लगाने पर ही घुलता है। क्लियर? बात समझ गए? कोई दिक्कत नहीं ना? तो नाइट्रोजन रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन और उदासीन गैस है और यह जल में बहुत ही कम विलय है। यह जल में बहुत ही कम विलय है। अगले गुणों पर आते हैं। क्या? कार्बन मोनोऑक्साइड क्या स्वादहीन होते हैं, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड में गंध होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड में। चलिए आगे आते हैं अगले गुणों पर। अगला गुण, नाइट्रोजन न तो जलती है और न ही जलने में सहायक होती है, न ही जलने में सहायक होती है, तथा यह ज्वलन गति को कम करता है। ज्वलन गति को कम करता है। नाइट्रोजन न तो जलती है और न ही जलने में सहायक होती है। न तो जलती है और न ही जलने में सहायक होती है और यह ज्वलन गति को कम करता है। यदि कोई चीज जल रहा है तो उसके जलने की प्रक्रिया को क्या करता है? रोकता है। जलने की प्रक्रिया क्या करता है? रोकता है। और आप जानते हैं कि नाइट्रोजन का उपयोग ईंधन के रूप में नहीं हो सकता है। अब आपको पता चला कि क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि जलबे नहीं करेगा। जो चीज जलेगा नहीं वो ईंधन के रूप में काम कैसे आएगा? ईंधन का परिभाषा ही जो जलकर उष्मा प्रदान करे हैं। अब बेचारा जलते ही नहीं है तो इसका ईंधन के रूप में इस्तेमाल हो सकता है? नहीं हो सकता। तो नाइट्रोजन जो पर्याप्त मात्रा में मुक्त अवस्था में मौजूद है, इसका इस्तेमाल ईंधन के रूप में हो ही नहीं सकता है, क्योंकि यह ना तो जलता है और ना ही जलने में सहायक होता है। उल्टे ज्वलन गति को क्या करता है? कम करता है। यह जलने की प्रक्रिया को रोकने का काम करता है। एक क्वेश्चन पूछता है कि एक जलती हुई मोमबत्ती को नाइट्रोजन के जार में ले जाएंगे तो वह मोमबत्ती क्या होगा? बुझ जाएगी। वो बुझ जाएगी क्योंकि नाइट्रोजन ज्वलन गति को कम करता है। वो बुझ जाएगी। एक जलती हुई सलाई के तीली के ऊपर नाइट्रोजन गैस छोड़ देने पर क्या होगा? बुझ जाएगी। और नाइट्रोजन ज्वलन गति को कम करता है। और इसका सबसे बड़ा फायदा क्या होता जानते हैं? कि आग जो लगती है उस आग पर हम काबू पा लेते हैं, इसलिए क्योंकि वातावरण में बहुत ज्यादा नाइट्रोजन है। अगर बात करें ऑक्सीजन की तो ऑक्सीजन वायुमंडल में कितना परसेंट? 21%। और यह आग लगाने वाली गैस है। यह आग लगाने वाली गैस। लेकिन नाइट्रोजन कितना? 78%, जो ज्वलन गति कम करने वाली गैस। ज्वलन गति कम करने वाली गैस। अगर हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन नहीं होता तो आग लग जाता, हम कभी बुझा नहीं पाते।
अब कहिएगा ऐसा क्यों, तो ऑक्सीजन कितना है 21%, यानी बहुत ज्यादा। आग लग जाता, ऑक्सीजन खुशी के मारे उछल रहा है, धधका रहा है। ठीक है, आप बुझाने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन और हर चीज धधक रहा है। लेकिन उस ऑक्सीजन के धधकाने पर अंकुश लगाता कौन? नाइट्रोजन 78% है, रोक देता ऑक्सीजन को, रुको, इतना मत धधकाओ। अगर ये नाइट्रोजन 78% नहीं होता वायुमंडल में तो लगी हुई आग को हम कभी बुझा नहीं पाते, क्योंकि ऑक्सीजन बहुत ज्यादा है जो आग लगाने वाली गैस है, आग को जलने में मदद करने वाली गैस। क्या हुआ जी? डर फरा रहा है, सो रहा है जी? बैठिए बैठिए। तो समझ गए ना? अब कहिएगा कि इतना अधिक नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन को तो कभी गोद के मार देगा नाइट्रोजन कि कहां 78 कहां 21। तो इतनी अधिक नाइट्रोजन है तो ऑक्सीजन को ये काम करने कैसे देता है? नाइट्रोजन तो इतना अधिक है कि हम तीली भी जलाएंगे तो वो तुरंत बुझ जाएगा, 78% नाइट्रोजन। लेकिन ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि ऑक्सीजन का वजन 16 दूनी 32, नाइट्रोजन का वजन 14 दूनी 28। तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन से हल्का है, इसीलिए ऑक्सीजन वायुमंडल के निचले भाग में है और नाइट्रोजन उसके ऊपर में है। नीचे में रहने के कारण ही ऑक्सीजन धधकाने में कामयाब हो जाता। लेकिन जैसे ऊपर पहुंचता है, नाइट्रोजन हल्के होने के कारण थोड़ा ऊपर में है। अगर नाइट्रोजन नीचे में होता तब तो यह कहिए हमारे लिए तबाही होती। हम पढ़ते ही नहीं कि नवपाषाण काल में अग्नि का खोज हुआ, होता ही नहीं। खोज होने से पहले नाइट्रोजन बैठल था। तो नाइट्रोजन का शुक्र मनाइए कि वो ऊपर में है और केवल ज्वलन गति को कम करता। अगर ये नीचे में रहता तो फिर हम आग लगा भी नहीं पाते हैं। समझे कि नहीं समझे? तो नाइट्रोजन न तो जलती है और न ही जलाने में सहायक होती है, तथा यह ज्वलन गति को क्या करता है? कम करता है। और वायुमंडल में नाइट्रोजन की उपस्थिति कितने बड़े काम करती है, इस बात को समझे कि नहीं समझे? अगर वायुमंडल में नाइट्रोजन हो नहीं होता तो फिर आप जो पढ़ते हैं कि ब्राजील के जंगल में आग लगा है, वह वहां से धधकते धधकते अंडमान निकोबार में पहुंच जाता है। समझे कि नहीं समझे? वो तो कहिए ऊपर में नाइट्रोजन है, जैसे धधक कर आग ऊपर जाता है, नाइट्रोजन से मुलाकात करता है, उसको शांत कर देता है। क्लियर बात समझ गए ना? कोई दिक्कत नहीं ना है? तो पांचवें गुण को समझ जाए, कोई दिक्कत नहीं ना। एक हमारे संदीप कुमार जी कह रहे हैं कि मैग्नीशियम जलता है नाइट्रोजन में, वो तो अपवाद है। ठीक है, उसका जिक्र हम मेटल वाले चैप्टर में किए भी थे, क्वेश्चन भी होगा। चलिए अब अगला गुण पर आते हैं। नाइट्रोजन अक्रिय गैस यानी इनर्ट के समान व्यवहार करते हैं। क्लियर? नाइट्रोजन इनर्ट गैस के समान व्यवहार करते हैं, इनर्ट गैस के समान। और इनर्ट गैस आप समझते हैं ना, किसी से अभिक्रिया नहीं करता। कुछ अपवाद जरूर है और उसको जानने के लिए हम इनर्ट गैस पर आएंगे, तब उसका जिक्र करेंगे। तो नाइट्रोजन इनर्ट गैस नहीं है लेकिन यह इनर्ट गैस के समान ही व्यवहार करता है। नाइट्रोजन जल्दी किसी से रिएक्शन नहीं करता है, रिएक्शन करता है लेकिन सामान्य ताप पर यह किसी से रिएक्शन नहीं करता है।
कमरे के तापमान पर भी या किसी से रिएक्शन, नाइट्रोजन तब ही रिएक्शन करेगा जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। जैसे वायुमंडल में नाइट्रोजन भी ऑक्सीजन में कभी रिएक्शन नहीं करता है, वायुमंडल में नाइट्रोजन है ऑक्सीजन है कभी रिएक्शन नहीं करता है। लेकिन वही बिजली चमकने पर, बिजली चमकने पर, और बिजली क्षोभ मंडल में चमकता है, इस बात की जानकारी हो। जैसे ही बिजली चमकता है टेम्परेचर कितना, 5000 डिग्री सेल्सियस, 5000 डिग्री। अब इतना टेम्परेचर पर इनर्ट गैस पगलाकर अभिक्रिया कर लेगा तो ये तो नाइट्रोजन है। इतना पर नाइट्रोजन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है, नाइट्रिक ऑक्साइड। यह प्रश्न कई बार पूछा है कि बिजली चमकने पर कौन गैस, तो नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है। बिजली चमकने पर कौन गैस, और बिजली चमकने पर नाइट्रोजन आखिर ऑक्सीजन से अभिक्रिया क्यों कर लेता है, तो आप समझिए कि बिजली चमकने पर अचानक उस जगह का टेम्परेचर बढ़कर कितना हो जाता है, 5000 डिग्री सेल्सियस, और इतना टेम्परेचर पर नाइट्रोजन अभिक्रिया कर बैठता है। लेकिन 3000 तक अभिक्रिया नहीं करता, 3000 तक। अब इससे ज्यादा क्या चाहिए। तो नाइट्रोजन की एक और खूबसूरती यह है, और इसी खूबसूरती के कारण नाइट्रोजन के कई सारे उपयोग है जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे, कि नाइट्रोजन गैस इनर्ट गैस नहीं है, फिर भी यह इनर्ट गैस के तरह व्यवहार करती है, किसी से अभिक्रिया नहीं करती है। लेकिन अगर टेम्परेचर उसमें बहुत ज्यादा दे दिया जाए नाइट्रोजन को, तब तो यह किसी से भी अभिक्रिया कर बैठेगी। इतना टेम्परेचर पर ऐसा नहीं कि नाइट्रोजन केवल ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, इतना टेम्परेचर पर यह कैल्शियम से भी अभिक्रिया कर बैठेगा, सोडियम से भी अभिक्रिया कर बैठेगा, नहीं तो 3000 डिग्री सेल्सियस तक किसी से जल्दी भिड़ता नहीं। अब आपको यह लगा होगा कि अगर नाइट्रोजन इनर्ट गैस नहीं है, नाइट्रोजन इनर्ट गैस नहीं है, तो फिर यह इनर्ट गैस के समान व्यवहार कैसे करता है, इसका क्या कारण है। इसका कारण समझिए। अगर नाइट्रोजन के अणुओं की संरचना देखें तो नाइट्रोजन के अणुओं में नाइट्रोजन परमाणुओं के बीच ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड, क्या है, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। ये 2 लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। सिंगल रहता टूट जाता जल्दी, डबल रहता टूट जाता, ये ट्रिपल है, ट्रिपल। और ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड को तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, ऊर्जा चाहिए या ऊष्मा चाहिए। जब तक अणु परमाणु में नहीं टूटेगा रासायनिक अभिक्रिया होगा। रासायनिक अभिक्रिया में कौन भाग लेता है, परमाणु। तो अणु टूटकर क्या बनेगा, लेकिन नाइट्रोजन का अणु टूटबे नहीं करता है कम टेम्परेचर पर। आखिर नाइट्रोजन का अणु कम टेम्परेचर पर क्यों नहीं टूटता है, जो ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड है, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड है। टूटने के लिए बहुत एनर्जी चाहिए। देख रहे 5000 हुआ, तब जाकर उसका बंधन गड़बड़ाया, तब जाकर नाइट्रोजन का अणु टूटा और तब जाकर रिएक्शन किया। तो सामान्य तौर पर नाइट्रोजन अभिक्रिया इसलिए नहीं करता है क्योंकि नाइट्रोजन के बंधन ऊर्जा की मान अत्यधिक होती है। और नाइट्रोजन की बंधन ऊर्जा की मान अत्यधिक इसलिए होती है कि नाइट्रोजन के परमाणु, नाइट्रोजन के अणु में नाइट्रोजन परमाणु के बीच ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड है, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड है। क्या ये बात को समझे कि नहीं समझे, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं ना। अगले कॉन्सेप्ट पर आए। नाइट्रोजन क्लियर हो रहा है कि नहीं, है क्लियर हो रहा है जी, पूरी तरह से क्लियर होगा। क्वेश्चन बनाइएगा।
आइए अब नाइट्रोजन का एक प्रमुख अभिक्रिया को समझते हैं। वीडियो रुक रहा है, इधर से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। वीडियो रुक रहा है तो हो सकता आपके नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम होगा। ऋतिक कुमार, ठीक है, इधर से कोई दिक्कत नहीं है, इधर से एकदम चल रहा है। अरे किधर भाग रहा है जी? जा रहा है, जाने दीजिए, जाने दीजिए। फोन आ गया था कि क्लास में तो मेरा नजर हर जगह रहता है, थोड़ा पीछे में ज्यादा नजर नहीं बनता, लेकिन आते हैं देखते हैं छुप छुप के बात कर रहा है, ठीक है, छुप छुप कर। पिछला मतलब एक बार आ रहे थे उधर से, ऐसे रखो रखो सर आ रहा, सर आ रहा। हम कहते जाग जाइए, जाग जाइए, कोई काम देने वाला नहीं है। स्वार्थ भरी दुनिया में कोई काम नहीं देगा, ठीक है। नौकरी नहीं होगा तो दूसरा को तो छोड़िए, खुद अपना सहोदर भाई माता पिता गांव में प्रचार करने वाले लगता है, ठीक है, कि बेटा को पटना भेजे थे लेकिन क्या पता सारा टका बर्बाद कर दिया, ठीक है। बड़का भाई वही रहेगा, वही बोलेगा पापा बोले थे नहीं देने के लिए टका, सब टका करवा दिया। तो यही है, नौकरी नहीं होने पर खुद का माँ बाप साथ नहीं देगा, दूसरा को तो छोड़िए, है कि नहीं है। बहुत लोग को लग रहा है कि माँ बाप के लिए आप इतना गलत काय करे, गलत नहीं करे, सच्चाई बता रहे हैं। हम देखे हैं, कई पिता को देखे मचान पर बैठकर अपने बेटा को गरिया रहा है, क्या, ठीक है। हाँ, तो आइए 7 नंबर पर। 7 नंबर पर हम नाइट्रोजन के एक बहुत अच्छे रिएक्शन की बात करेंगे, कैल्शियम कार्बाइड पर। कैल्शियम कार्बाइड, कैल्शियम कार्बाइड की रिएक्शन हम नाइट्रोजन से करवा रहे हैं। अब कहिएगा ये रिएक्शन क्यों करवा रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण रिएक्शन है और ये एग्जाम में पूछा। तो जब कैल्शियम कार्बाइड की प्रतिक्रिया नाइट्रोजन से होगी तो क्या होगी, तो कैल्शियम कार्बाइड की प्रतिक्रिया अगर नाइट्रोजन से होती है तो CaCN2 प्लस C। अब ये जो है दोस्तों, ये कैल्शियम साइनामाइड कहलाता है। CaCN2 को क्या पढ़ते हैं, कैल्शियम साइनामाइड, कैल्शियम साइनामाइड। और CaCN2 इसको पढ़ते हैं कैल्शियम साइनाइड, कैल्शियम साइनाइड। तो दोनों में बहुत अंतर है, दोनों में बहुत अंतर है। CaCN2 यानी कैल्शियम साइनामाइड और CaCN2 यानी कैल्शियम साइनाइड। साइनाइड और साइनामाइड में डिफरेंस देख रहे हैं। तो अगर कैल्शियम कार्बाइड की प्रतिक्रिया नाइट्रोजन से करवाएंगे तो क्या बनेगा, कैल्शियम साइनाइड या कैल्शियम साइनामाइड, कैल्शियम साइना और कैल्शियम साइनामाइड और कार्बन के मिश्रण को कहते हैं नाइट्रोलीम। क्या कहते हैं, नाइट्रोलीम। और नाइट्रोलीम आपका एक बहुत ही बेहतरीन नाइट्रोजन उर्वरक है, यानी रासायनिक उर्वरक। क्लियर है। ये कई बार आया है कि नाइट्रोलीम नामक रासायनिक उर्वरक क्या है, तो कैल्शियम साइनामाइड में जब कार्बन कंपोनेंट मिला रहेगा तो उसे हम क्या कहेंगे, नाइट्रोलीम कहेंगे। क्या कहेंगे, नाइट्रोलीम कहेंगे। तो कैल्शियम कार्बाइड की अभिक्रिया
कैल्शियम कार्बाइड की अभिक्रिया, कैल्शियम कार्बाइड की अभिक्रिया जब नाइट्रोजन से होती है तो कैल्शियम साइनामाइड बनता है। क्या बनता है? और ध्यान रखिएगा, कैल्शियम साइनाइड नहीं बनता है, कैल्शियम साइनामाइड बनता है। और कैल्शियम साइनामाइड और कार्बन के, कैल्शियम साइनामाइड और कार्बन के मिश्रण को हम क्या कहते हैं? नाइट्रोलियम। एक प्रकार का क्या है? रासायनिक उर्वरक जो नाइट्रोजन की आपूर्ति करते हैं। किसकी आपूर्ति करते हैं? क्लियर हो गया? बात समझ गए? कोई दिक्कत नहीं ना? अब आते हैं अब तो ये जान गए कि नाइट्रोजन गैसीय अवस्था में है। अगर आपको नाइट्रोजन बनाना है क्या? द्रव। क्या बनाना है? द्रव। तो बड़ी मुश्किल, बड़ी मुश्किल, बड़ी मुश्किल, बड़ी मुश्किल क्या? कि आपको अगर नाइट्रोजन गैस को द्रव अवस्था में लाना है तो गैस को द्रव अवस्था में लाने के लिए दाब बढ़ाना पड़ता है, ताप घटाना पड़ता है। दाब बढ़ाना पड़ता है, ताप घटाना पड़ता है। तो दाब बढ़ाकर 33.5 एटमॉस्फेरिक और टेम्परेचर रखना पड़ता है कितना? 126 केल्विन। टेम्परेचर कितना रहना पड़ता है? 126 केल्विन। 126 केल्विन। और ये बहुत अधिक दाब है। वायुमंडलीय दाब को शॉर्ट में क्या लिखते हैं? ATM। हमारे शरीर के ऊपर जो वायुमंडल का दाब है वो 1 से कुछ ज्यादा है, 1 से कुछ ज्यादा। तो हम लोग जितना वायुमंडलीय दाब को सहन करते हैं उसका 33 गुना ज्यादा नाइट्रोजन पर दाब डालिएगा और टेम्परेचर घटाकर कितना लाइएगा? 126 केल्विन। तो आपका नाइट्रोजन गैस से क्या बन जाएगा? और ये दोनों स्थितियां बड़ा मुश्किल है। यानी आप कह सकते हैं कि नाइट्रोजन गैस को द्रव अवस्था में लाना मुश्किल है। और अगर आप इसको ठोस में बदलना चाहते हैं तो टेम्परेचर कर दीजिए कितना? कितना? 63 केल्विन। और 63 केल्विन और इतना ही दाब पर नाइट्रोजन आपको क्या बन जाएगा? ठोस बन जाएगा। नाइट्रोजन आपका क्या बन जाएगा? ठोस बन जाएगा। तो नाइट्रोजन गैस को द्रव अवस्था में बदलना बहुत ही कठिन कार्य है, क्योंकि नाइट्रोजन पर बहुत अधिक दाब लगाने पर और टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम करने पर यह द्रव अवस्था में बदलती है। नाइट्रोजन जो सामान्य ताप पर यानी कि 273 केल्विन पर जो नाइट्रोजन गैस है वह 126 केल्विन पर द्रव अवस्था में आता है और 63 केल्विन पर ठोस अवस्था में आता है। क्लियर? बात समझ गए? कोई दिक्कत नहीं ना? तो नाइट्रोजन क्लियर हो चुका है। अब अगला कॉन्सेप्ट आपको समझना है नाइट्रोजन का उपयोग। नाइट्रोजन का उपयोग। और नाइट्रोजन का उपयोग आप नोट में ही पढ़िए। नाइट्रोजन के उपयोग को दिया गया है, उसको पढ़िए तो एक बार। कहिए ऑनलाइन वाले दोस्तों, नाइट्रोजन का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्रायो सर्जरी निम्न ताप पर। सर्जरी तो जानते हैं, जिसको आम बोलचाल की भाषा में ऑपरेशन बोलते हैं। तो क्रायो सर्जरी का मतलब अत्यंत निम्न ताप पर, -180 डिग्री टेम्परेचर पर होने वाला सर्जरी, क्रायो सर्जरी। तो बहुत निम्न ताप उत्पन्न करने के लिए द्रव नाइट्रोजन का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि द्रव नाइट्रोजन का टेम्परेचर 126 केल्विन है। क्लियर हो गया? नाइट्रोजन का सबसे ज्यादा उपयोग
खाद्य पदार्थों को सुरक्षित करने में होता है। जितने भी चिप्स कुरकुरे के पैकेट देखते हैं उसमें कौन गैस भरी रहती है? नाइट्रोजन गैस भरी होती है। जितने भी चिप्स कुरकुरे खाते हैं सब में नाइट्रोजन गैस भरी हुई है। क्यों भरी जाती है नाइट्रोजन गैस? तो एक तो सस्ता है, पहला कारण सस्ता, वायुमंडल से परवाजी आसमान करके निकालिए, कोई कमी नहीं है। तो चिप्स कुरकुरे जैसे पैकेट में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, पहला कारण नाइट्रोजन बहुत सस्ता है। दूसरा, नाइट्रोजन अक्रिय गैस के समान व्यवहार करता है, वो रिएक्शन, तो वो खाने पीने चीजों से भी रिएक्शन, और नाइट्रोजन भरा हुआ है तो दूसरा कोई गैस वहां जा नहीं सकता है, और दूसरा कोई जा नहीं सकता तो भोजन से कोई दूसरा रिएक्ट कर नहीं सकता, और भोजन या खाने वाले पदार्थ किसी से रिएक्ट ही नहीं किया तो वो खराब होगा। क्लियर? कोई दिक्कत? हाँ, तो नाइट्रोजन का उपयोग देख ही लिए हैं दोस्तों। तो नाइट्रोजन सबका क्लियर हो चुका है। राजा बाबू, सुमित कुमार, अभय कुमार, सबका क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं ना। नाइट्रोजन, अब नाइट्रोजन के कंपाउंड पर आए, नाइट्रोजन के कंपाउंड पर एक बार रिवीजन कर ले। नहीं, बहुत अच्छा से तो क्लियर किए हैं, रिवीजन करने की क्या जरूरी है? अरे 1 सेकेंड प्लीज, क्लियर ऑल। अब तो क्लियर हो गया क्या? सब कुछ क्लियर हो गया जी, नाइट्रोजन क्लियर। अब आते हैं नाइट्रोजन के प्रमुख यौगिक, और नाइट्रोजन का सबसे प्रमुख यौगिक अमोनिया। अमोनिया नाम तो सुने ही होंगे, बहुत यूनिक प्रॉपर्टीज है अमोनिया में। अब नाइट्रोजन का प्रमुख यौगिक अमोनिया है। इसको हम प्रमुख क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आप जानते हैं कि भारत में सबसे ज्यादा जिस रासायनिक उर्वरक का उपयोग होता है वो है यूरिया, और यूरिया बनाने का कच्चा पदार्थ अमोनिया। अमोनिया का व्यापक रूप से इस्तेमाल, अमोनिया का व्यापक रूप से इस्तेमाल अर्थव्यवस्था में यूरिया बनाने के लिए होता है। और भारत में अगर सबसे ज्यादा किसी रासायनिक उर्वरक की खपत है तो वो कौन है? यूरिया है। यूरिया, आज भी यूरिया की मांग भारत सरकार पूरी नहीं कर पाती है, या भारतीय अर्थव्यवस्था पूरा नहीं कर पाता, हमें आयात करना पड़ता है। तो अमोनिया को हम नाइट्रोजन के सबसे प्रमुख कंपाउंड इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसका इस्तेमाल यूरिया बनाने में किया जाता है। यूरिया हमारे देश के लिए वो महत्वपूर्ण रासायनिक उर्वरक है कि अगर सरकार कह दे कि इस साल यूरिया नहीं मिलेगा किसान को, देश थम जाएगी, थम जाएगी। सरकार तो बदल ही जाएगी, देश थम जाएगी। क्या? वैसे यूरिया बहुत महंगा हो गया है ना। जो कांग्रेस के राज में 300-350 था, हम तो अपने जमाने में साइकिल पर लाते थे 278 रुपया में, ठीक है। अब का रेट क्या हो गया है? 450, बहुत महंगा हो गया है। खैर छोड़िए, यूरिया के रेट पर अलग से चर्चा कर लेंगे। अब अमोनिया पर चर्चा करते हैं। अमोनिया, अमोनिया, अमोनिया एक रंगहीन गैस है, रंगहीन गैस है जिसमें तीक्ष्ण गंध होती है, तीक्ष्ण गंध होती है, तथा इसे सूंघने पर
तथा इसे सूंघने पर आंखों में आंसू आ जाते हैं, आंखों में आंसू आ जाते हैं। अमोनिया साधारण ताप पर यह गैसीय अवस्था में रहते हैं। यह कलरलेस तो होता है लेकिन गंध इसकी बहुत खराब बदबूदार होती है, और इसको सूंघ लिया जाए तो आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। इसीलिए आंसू गैस बनाने में भी इस्तेमाल होता है किसका? अमोनिया का। आंसू गैस बनाने में भी इस्तेमाल होता है किसका? अमोनिया का। तो अमोनिया रंगहीन गैस है जिसमें तीक्ष्ण गंध होती है। मूत्रालय से जो गंध आती है, मूत्रालय से जो बाथरूम से जो तीक्ष्ण गंध आती है बदबू करने वाला, वो किसकी होती है? अमोनिया की होती है। अब कहिएगा बाथरूम में अमोनिया जाके कौन छोड़ दिया है? तो अमोनिया बाथरूम में एक प्रक्रिया के जरिए बनते हैं। हम जो मूत्र त्यागते हैं उसमें यूरिया रहता है, जो बाथरूम या मूत्रालय में उपस्थित बैक्टीरिया के द्वारा किसमें कन्वर्ट कर दिया जाता है, और वही मूत्र का यूरिया जब अमोनिया में कन्वर्ट होता है बैक्टीरिया के जरिए, तो वही अमोनिया का तीक्ष्ण गंध हमें सूंघने को मिलता है। क्लियर हो गया? क्लियर होगा? हंसने वाली बात क्या है इसमें? तो अमोनिया में तीक्ष्ण गंध होती है। अगर गंध की पहचान नहीं हो रहा है तो आप समझ ही रहे होंगे कि अब कैसी गंध होती है, ठीक है। और इससे अश्रु गैस भी बनाए जाते हैं, क्योंकि सूंघने पर इसमें क्या आ जाते हैं? आंसू आ जाते हैं। अगले गुणों पर आइए कि साधारण ताप पर अमोनिया किस अवस्था में है? गैसीय अवस्था में। साधारण ताप पर अमोनिया किस अवस्था में है? गैसीय अवस्था में है। लेकिन बड़ी आसानी से, यानी कि जो अमोनिया आपका गैस है उसको आप बड़ी आसानी से बदल सकते हैं किसमें? द्रव में। किसमें बदल सकते हैं? द्रव में। यानी दाब मात्र कितना रखना पड़ेगा? 7 एटमॉस्फेरिक, और टेम्परेचर रखना पड़ेगा 242 केल्विन, 273 0 डिग्री से कुछ कम, और अमोनिया आपका बदला हुआ है किसमें? द्रव में। वहीं अगर टेम्परेचर को घटाकर 192 केल्विन कर दें तो अमोनिया आपका क्या बन जाएगा? ठोस। ठोस अमोनिया हूबहू बर्फ के समान दिखाई पड़ते हैं। ठोस अमोनिया हूबहू किसके समान दिखाई पड़ते हैं? बर्फ के समान दिखाई पड़ते हैं, बर्फ के समान। क्लियर हो गया? बात समझ गए कि नहीं? तो अमोनिया साधारण ताप पर तो गैस है, अमोनिया साधारण ताप पर गैस तो है, लेकिन बड़ी आसानी से इसको किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं? द्रव में। दाब बढ़ाकर मात्र कितना करना पड़ेगा? 7। टेम्परेचर घटाकर मात्र कितना? 242 केल्विन। 242 केल्विन से थोड़ा घटाकर आप 192 केल्विन कर दीजिए। अमोनिया क्या बन जाएगा? ठोस बन जाएगा। अमोनिया क्या बन जाएगा? ठोस बन जाएगा। क्लियर है? बात समझ गए? तो अमोनिया को बड़ी आसानी से क्या किया जा सकता है? द्रव। और बड़ी आसानी से द्रव बन जाने के कारण इसका इस्तेमाल रेफ्रिजरेटर में भी किया जाता है। जो आपको फ्रिज होता है उसमें भी गैस भरी होती है, और उसमें अधिकांशतः कौन गैस रहता है? अमोनिया रहता है। क्यों? तो अमोनिया गैस के रूप में है। वो गैस पूरा टेम्परेचर को, अमोनिया किस रूप में है? द्रव रूप में है। पूरा टेम्परेचर को खींचकर क्या बनेगा? गैस बनेगा। और टेम्परेचर को खींचकर गैस बनेगा, तो टेम्परेचर खींचने का मतलब ठंडा करना है। वो पूरे फ्रिज के अंदर क्या ला देगा? ठंडापन ला देगा। तो अमोनिया द्रव तो है, गैस तो है, लेकिन बड़ी आसानी से इसे क्या बना सकते हैं आप? द्रव बना सकते हैं बड़ी आसानी से। तीसरा आपको हम पहले बताए थे कि गैस प्रायः जल में घुलते नहीं, लेकिन आ जाइए अमोनिया पर।
अमोनिया जल में अत्यंत घुलनशील है, जल में अत्यंत घुलनशील है, जल में अत्यंत घुलनशील, अत्यंत 1 लीटर जल में 1000 लीटर गैस अमोनिया का घुल सकता है। अब इसको आप क्या कहिएगा बताइए। अब वो भी सिंपल दाब पर, साधारण दाब पर, दाब बढ़ाने की कोई जरूरी नहीं है। साधारण दाब पर यानी कि 1 एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पर अमोनिया 1000 गुना ज्यादा घुलता है जल में। जल के एक भाग में 1000 गुना अमोनिया घुल सकता है, यानी जल में अत्यंत घुलनशील। इसीलिए आप देखे होंगे कि मूत्रालय से जब या बाथरूम से तीक्ष्ण गंध आती है तो सबसे पहले पानी गिरा देते हैं। पानी गिराते ही गंध समाप्त। क्या होता? अमोनिया पानी गिराए, जल में घुला, अंदर गंध समाप्त। अमोनिया चल गया अंदर, इसीलिए गंध समाप्त है कि नहीं है? मूत्रालय से जब गंध आती है तो किसके कारण? अमोनिया के कारण। पानी गिरा देने पर गंध समाप्त हो जाती है। क्यों? तो उस पानी में अमोनिया घुल गया। अब आप कहिएगा पानी गिराए अमोनिया घुल गया। जी हाँ, क्योंकि यह घुलनशील नहीं बल्कि अत्यंत घुलनशील, अत्यंत। तो अमोनिया गैस जल में अत्यंत घुलनशील है। और यह भी आप याद रखिए कि अमोनिया का जो जलीय विलयन होता है, अमोनिया का जो जलीय विलयन होता है क्या होता है? क्षारीय होता है। अमोनिया इस तरह का है कि यह जल में घुलकर क्या दे सकता है? हाइड्रोजन आयन। क्यों? तो इसके पास है। और आर्हेनियस का कहना है कि जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देगा वो अम्लीय होगा। उसको भी अमोनिया धाता बता दिया है। यानी आर्हेनियस का जो कॉन्सेप्ट है एसिड बेस वाला, उसका सबसे बड़ा अपवाद है कौन? अमोनिया। अमोनिया जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन प्रदान कर सकता है, लेकिन फिर भी अमोनिया का जलीय विलयन अम्लीय ना होकर क्या है? अमोनिया आर्हेनियस के नियम का एक सबसे बड़ा अपवाद है। तो फिर अमोनिया किस नियम पर साबित होगा कि यह क्षारीय है? तो अम्ल और भस्म के लिए जो ब्राउनडेस्ट लौरी का कॉन्सेप्ट है, उस ब्राउनडेस्ट लौरी कॉन्सेप्ट के आधार पर तय हो पाता है कि अमोनिया का जलीय विलयन क्षारीय क्यों। अमोनिया के जलीय विलयन की व्याख्या आर्हेनियस का सिद्धांत नहीं कर पाता है, और तो और आर्हेनियस के सिद्धांत इसे अम्लीय कहता है, जबकि यह क्षारीय। और अगर अमोनिया का जलीय विलयन क्षारीय है तो निश्चित तौर पर अमोनिया के जलीय विलयन में वो सारे गुण होंगे जो किसमें है। कभी कभार ये पूछ देता है कि अमोनिया के जलीय विलयन में लाल लिटमस पत्र डालने पर उसका रंग क्या हो जाएगा? नीला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्योंकि क्षारीय विलयन में लाल लिटमस पत्र का रंग बदलकर क्या हो जाता है? नीला हो जाता है। क्लियर हो गया? बात समझ गए? अब आएंगे अमोनिया बनाने की विधि का जिक्र करेंगे। अमोनिया बनाते हैं कैसे, लेकिन इतनी बात समझ गए हैं, कोई दिक्कत नहीं ना? अमोनिया रंगहीन गैस है जिसमें तीक्ष्ण गंध होती है तथा इसे सूंघने पर आंखों से आंसू आ जाते हैं, और इसका इस्तेमाल अश्रु गैस के रूप में भी किया जाता है। हालांकि ये अश्रु गैस ज्यादा प्रभावी नहीं होते हैं, क्योंकि आंख में एक के बार पानी मारेगा अमोनिया निकल जाएगा, खेल समाप्त। तो अगर छोटे मोटे भीड़ है तो उसको तितर बितर करने के लिए जो पुलिस आंसू गैस दागती है उसमें अमोनिया होता है, ठीक है ना? और बहुत भयानक घटना हो गया है, दंगा फैल गया है, तब जाकर वहां क्लोरीन वाला अश्रु गैस मारा जाता है। क्लोरीन वाला अश्रु गैस धोने वोने से उसका प्रभाव कम नहीं होता है। वो अश्रु गैस क्लोरीन वाला आंख में चल गया तो फिर वो घरे जाकर दम लेगा, ठीक है? अमोनिया साधारण ताप और दाब पर क्या है, लेकिन बड़ी आसानी से आप इसे क्या बना सकते हैं?
अमोनिया जल में बहुत ही ज्यादा घुलनशील है। और अमोनिया का जलीय विलयन कैसा होता है? क्या अमोनिया के जलीय विलयन की व्याख्या अर्हेनियस के सिद्धांत पर की जा सकती है? नहीं। उसके बाद अमोनिया को अगर जलाइएगा तो साधारण स्थितियों में यह जलता नहीं है, लेकिन अमोनिया ऑक्सीजन की अधिकता में पीली लौ के साथ जलती है। अमोनिया साधारण स्थितियों में नहीं जलता है। हवा में जलाइएगा अमोनिया में आग नहीं लगेगा। आपको जलाने के लिए ऑक्सीजन की अधिकता चाहिए, यानी हवा की 21% ऑक्सीजन में अमोनिया जलता नहीं है। लेकिन जब ऑक्सीजन की अधिकता में अमोनिया को हम जलाने का प्रयास करते हैं, तब अमोनिया पीली लौ के साथ जलती है। और अमोनिया को अगर ऑक्सीजन की अधिकता में जलाइएगा तो अमोनिया ऑक्सीजन की अवस्था में जल करके बनाएगा नाइट्रोजन और जल। क्लियर? बैलेंस करिएगा तो यहां 4 रखिए, यहां 2 रखिए, यहां 6 रखिए और यहां 3 रखिए। क्लियर हो गया? अमोनिया क्या साधारण स्थितियों में जलेगा, लेकिन ऑक्सीजन की अधिकता में यह अमोनिया जलने लगता है। और ऑक्सीजन के अधिकता में जो अमोनिया जलता है तो उसके फ्लेम लौ का रंग कैसा? पीला। और अमोनिया ऑक्सीजन के अधिकता में जलकर कौन गैस देगा? नाइट्रोजन। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं ना? आइए अमोनिया बनाने की विधि की हम बात करते हैं। अमोनिया बनाने की विधि, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रयोगशाला विधि की। प्रयोगशाला विधि, लैब में कैसे अमोनिया तैयार करेंगे? तो लैब में अमोनिया तैयार करने के लिए आपको चाहिए अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड में यानी कि बिना बुझा हुआ चूना डाल दीजिए, या अमोनियम क्लोराइड में बिना बुझा हुआ चूना डाल दीजिए या बुझा हुआ। कैल्शियम ऑक्साइड को क्या कहते हैं? बिना बुझा हुआ चूना। कैल्शियम ऑक्साइड को क्या कहते हैं? बिना बुझा हुआ चूना। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या कहते हैं? बुझा हुआ चूना। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या कहते हैं? तो अगर अमोनियम क्लोराइड के विलयन में आप चूना या बुझा हुआ चूना डालिएगा, दोनों स्थितियों में आपका सेम प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, सेम प्रोडक्ट बनेगा। और बनेगा जल। ठीक है, तो दोनों स्थितियों में बैलेंस करिएगा तो यहां 2 आएगा, यहां भी 2 आएगा, हो जाएगा बैलेंस। 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 2 8। ठीक है, यहां भी 2 दे दीजिए, यहां भी 2 दीजिए। यहां पर ज्यादा हाइड्रोजन है तो यहां पर भी 2 लगेगा। तो अगर अमोनिया को लैब में तैयार करना, तो लैब में अमोनिया तैयार करने के लिए अमोनियम क्लोराइड के विलयन में चूना या बुझा हुआ चूना को डाल देंगे। अमोनियम क्लोराइड के विलयन में क्विक लाइम या बिना बुझा हुआ चूना को डालने पर एक गैस निकलती है जो तीक्ष्ण गंध मारती है। वो कौन है? अमोनिया। अमोनियम क्लोराइड के विलयन में बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को भी डालेंगे तो एक कौन गैस निकलेगा? यह था प्रयोगशाला विधि। लेकिन आपको बताएं कि अमोनिया गैस के कई उपयोग में सबसे ज्यादा उपयोग यूरिया बनाने के कच्चे पदार्थ के रूप में होता है।
तो अमोनिया बनाने की जो औद्योगिक विधि है दोस्तों, क्लियर हो गया? रिएक्शन देख लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं ना? बैलेंस है ना? बैलेंस है। अब अमोनिया बनाने की जो औद्योगिक विधि है, ठीक है, या इसको आप व्यापारिक विधि या कॉमर्शियल लेवल पर जो उत्पादन किया जाता है, तो उसके लिए आपको चाहिए नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, और आपका बनकर तैयार है अमोनिया। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। तो हाइबर विधि, इस विधि का नाम क्या है? हाइबर विधि। हाइबर उस व्यक्ति का नाम है, उस साइंटिस्ट का नाम है जो इस विधि को इजाद किया, इस विधि को खोजा। तो व्यापारिक या औद्योगिक स्तर पर अमोनिया का बहुत ज्यादा इस्तेमाल यूरिया बनाने में किया जाता है। क्या वजह बाबू सो रहा है? तू पूरा क्लास सोया है। अभी तो लगन भी नहीं चल रहा कि बाराती गया होगा। पक्का ही साउथ का फिल्म देखा होगा रात क्या? और नया नया आया है ना? नया विद्यार्थी हमको लाइक नहीं करता है, ठीक है? नहीं सही बताए हैं। नया विद्यार्थी आता है दूसरे जगह जाता है, कहता मजा नहीं आता है पढ़ने में। जब 1 साल ट्रेंड होता है मार्केट में तब आता है कि असली पढ़ाई यहीं पर है। आप लोग क्या इससे पहले नहीं आया था मजा? जब कार्बन पर आ रहे थे नहीं समझे थे? सिलिकॉन हाइड्रोजन पर आए थे नहीं समझे थे? हर चीज का जिक्र करते। आप लोग थोड़ा नया विद्यार्थी कुछ समझाइए कि कहाँ क्या है, ठीक है? हाँ, थोड़ा हमको सिलेबस कम समाप्त करने में लेट लगता है, लेकिन सब कुछ हम समाप्त करते, ठीक है? हाँ, दूसरी जगह पर अमोनिया देखते हैं, गंध मारा, खत्म अमोनिया, ठीक है? देखिए दोस्तों, ये था हाइबर विधि। हाइबर विधि तो औद्योगिक या व्यापारिक विधि जो अमोनिया बनाने की है, वो कौन सी विधि है? हाइबर विधि। हाइबर विधि है। और हाइबर विधि में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का आपस में अभिक्रिया कराकर क्या तैयार किया जाता है? और हाइबर विधि का जो ये रिएक्शन है, इस रिएक्शन के संदर्भ में 3 बातें याद रखनी चाहिए। पहला कि यह रिवर्सिबल है। क्या है? यानी कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन अभिक्रिया करके अमोनिया बनाता है, और अमोनिया टूट करके नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बनाता है। अब कहिएगा कि अगर ये रिवर्सिबल है, दोनों दिशा में संपन्न हो रही, तो ये रिएक्शन तो कभी खत्म ही नहीं होगा। रिवर्सिबल रिएक्शन को खत्म करने के लिए बनने वाले उत्पाद को अभिक्रिया क्षेत्र से तुरंत हटाना पड़ता है। दूसरा कि यह रिएक्शन जो है एक्सोथर्मिक होता है। क्या होता है? बहुत ज्यादा उष्मा उत्पन्न होती है। नोट में दिया हुआ है कितना उष्मा उत्पन्न होती है। और तीसरा, इस रिएक्शन के दौरान आयतन की कमी हो जाती है। 3 लीटर हाइड्रोजन और 1 लीटर नाइट्रोजन, यानी 4 लीटर नाइट्रोजन हाइड्रोजन लीजिएगा, अमोनिया बन रहा है 2 लीटर। तो इस रिएक्शन के दौरान आयतन में क्या हो गई? कमी होगी। ध्यान रखिएगा, द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार द्रव्यमान में कोई कमी नहीं हुई है, लेकिन आयतन में क्या हो गई है? हम नाइट्रोजन 1 मोल लिए थे, हाइड्रोजन 3 मोल लिए हैं, लेकिन अमोनिया मात्र कितना मोल तैयार हुआ है? 2 मोल। इसलिए हम बोल रहे हैं कि आयतन में क्या हो गई है? कमी। तो औद्योगिक या व्यापारिक विधि से अमोनिया तैयार किस विधि से किया जाता है? हाइबर विधि से। और हाइबर विधि में जो अमोनिया तैयार होता है, उसके लिए कौन कौन सा कच्चा पदार्थ चाहिए? नाइट्रोजन हाइड्रोजन का इस्तेमाल करके। और रिएक्शन कैसा होता है समझ गए? और यहां पर कैटलिस्ट का इस्तेमाल किया जाता है 3 प्रकार के। तीनों प्रकार के कैटलिस्ट, किसी एक का ही हम इस्तेमाल करेंगे। चाहे आप मोलिब्डेनम युक्त लोहा का इस्तेमाल कीजिए, चाहे आप निकेल के चूर्ण का इस्तेमाल कीजिए,
चाहे यह सोडा या सिलिका युक्त फेरिक ऑक्साइड का इस्तेमाल कीजिए। लेकिन सबसे ज्यादा लोहा और मोलिब्डेनम का यूज होता है। सबसे ज्यादा किस उत्प्रेरक का इस्तेमाल होता है? लोहा और मोलिब्डेनम। अब ध्यान दीजिए दोस्तों कि हाइबर विधि में एक बहुत ही बड़ी सावधानी रखनी पड़ती है, और वह सावधानी क्या है कि हाइबर विधि में अभिकारक नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है, यानी दोनों अभिकारक गैस है। और गैसों के बीच जब अभिक्रिया करानी होती है तो हमें दाब को क्या रखनी चाहिए? अधिक। दाब को क्या रखनी चाहिए? कम। तो हाइबर विधि में दाब अधिक होनी चाहिए, ताप, क्योंकि हाइबर विधि में दोनों अभिकारक क्या है? गैस। अब कहिएगा ऐसा क्यों? तो एक बात तो आप जानते होंगे कि गैसों के बीच जो अभिक्रिया होगी वो बंद बर्तन में ही होगी। होगी कि नहीं होगी? ऐसा तो नहीं कि एक आदमी उधर से हाइड्रोजन फेंक रहा है, हम इधर से नाइट्रोजन फेंक रहे हैं, अब बीच में अमोनिया गिर रहा, ऐसा संभव है? नहीं है। तो एक बात आप जानते ही होंगे कि अगर अभिक्रिया गैसों के बीच होगी तो वह बंद बर्तन में ही होगी, क्योंकि खुले बर्तन में गैसों के बीच अभिक्रिया संभव ही नहीं है। और अगर बंद बर्तन में अभिक्रिया करा रहे हैं, ताप ज्यादा कर दीजिएगा, बर्तन ही फट जाएगा। गए थे अमोनिया बनाने, क्या करवा के आ जाएंगे। क्लियर है ना? और दाब बहुत अधिक रखनी चाहिए। दाब अधिक रखने से गैस के बीच टक्कर बहुत ज्यादा होगा, और जितना तेजी से टक्कर होगा उतना जल्दी अमोनिया बनेगा। क्लियर हो गया? उसके बाद दो और कंपाउंड, एक हंसोने वाली गैस। हंसोने वाली गैस के बारे में तो तीन बात याद रखना है, ठीक है? और थोड़ा नाइट्रिक अम्ल, ये दोनों पढ़ कर रेडी रहिएगा। अगला क्लास में डायरेक्ट फास्फोरस का चर्चा करेंगे। क्या दिक्कत होगा तो बोलेंगे। तो मिलते हैं अगले क्लास में फास्फोरस के साथ। बैच का वैलिडिटी बढ़ा दीजिएगा, बढ़ जाएगा, टेंशन नहीं लीजिए। अब क्वेश्चन जो है ना वीडियो क्लास करवाएंगे, ठीक है? क्योंकि बहुत लगभग 99% विद्यार्थी फीडबैक दिया है कि क्लास के बाद 60% क्वेश्चन तो बनिएट हो जाता है। बहुत तो 80-90% भी बोला है कि बन जाता है क्लास के बाद। तो इसलिए सोचे कि क्वेश्चन का वीडियो क्लास अवेलेबल कराएंगे, थोड़ा समय थोड़ा कम होगा, और क्लास जहां तक जितना डिस्कस हो सकता है उतना तो कर ही रहे हैं, कोई पॉइंट को छोड़ नहीं रहे हैं। क्लियर? तो मिलते हैं अगले क्लास में। और नया विद्यार्थी को समझाइए, ठीक है? हाँ, आप लोग सीनियर हैं। ठीक है, ऑनलाइन वाले दोस्तों, पंकज कुमार, सुमित कुमार दुबे, अनीता कुमारी, मिलते हैं अगले क्लास में।